Good morning, class. Hope you all are fine. So, in previous class, I have explained you about group 16, and today we are going to learn about more detail of group 16. के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ग्रुप 16 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन। वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? EO2 फॉर्म कर सकते हैं, दैट मीन्स डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स वो फॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन्स। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? हेलोजन्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से हेलोजन्स रिएक्ट। ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये। हेलोजन्स की रिएक्टिविटी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हेलोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो फॉर्म कर सकते हैं हेक्साफ्लोराइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स और डाइफ्लोराइड्स। और वी कैन से वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? हेक्सा हेलाइट्स, हेक्साफ्लोराइड, हेक्सा हेलाइट्स, टेट्राहेलाइट्स एंड डाइहेलाइट्स की फॉर्म में वो स्टेबल है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं? +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली वो अपने जो एलिमेंट्स हैं वो बनाएंगे। एंड स्टेबिलिटी, हेलाइट्स में फ्लोराइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फ्लोराइड्स के साथ ही सिर्फ वो हेक्सा तक कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, ज्यादातर जो हेलाइट्स होते हैं वो सारे के सारे गैसियस होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं हेक्सा फ्लोराइड्स की या फिर हेक्सा हेलाइट्स की। हेक्सा हेलाइट्स में हमने पढ़ा है क्योंकि मेनली जो फॉर्म होते हैं वो हेक्सा फ्लोराइड्स ही फॉर्म होते हैं। अब SF4 का स्ट्रक्चर किस टाइप से एग्जिस्ट करता है? अगर हम SF4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इस शेप का नाम क्या होता है? पेयर आ गया है। लोन पेयर मींस ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3d। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को बोला जाता है सीसो ज्योमेट्री। SF4 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और SF6 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब SF6 की क्या शेप हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाती है, इस तरीके से। ये जो शेप होती है इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, तो अगर हम SF4 देख रहे हैं, SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
एंड SF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। ओके, इसकी सीसो ज्योमेट्री होती है, इसकी कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। SF6 केमिकली रिएक्टिव होता है। अब ये केमिकली रिएक्टिव क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टेरिक रीजंस की वजह से स्टेबिलिटी को शो करता है, इसलिए जल्दी से किसी और के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि SF4 इजली हाइड्रोलाइज्ड क्यों हो जाता है वाइल SF6 हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाता है। रीजन बताओ, SF4 इजली हाइड्रोलाइज्ड क्यों हो जाएगा। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो SF4 इजली वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। ये लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से SF4 लेस हिंडर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। दैट मीन्स ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, वाइल SF6 सिक्स जगह से प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2S is less acidic than H2TE। इसका रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। जितनी इजली H2TE का बॉन्ड टूटेगा उतनी अच्छा वो एसिड कहलाएगा, इसलिए H2TE ज्यादा अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू द H2S। नेक्स्ट, डाईऑक्सीजन का मतलब क्या है, दैट मीन्स रिएक्शन बतानी है किसके साथ, O2 के साथ। किस तरीके की रिएक्शंस वो शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन देखते हैं, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर हम लैबोरेटरी मेथड देखते हैं तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, जब हम क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स या फिर परमैंगनेट्स को हीट करते हैं तो क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाता है, क्योंकि इन सभी सॉल्ट्स में, क्लोरेट्स में, नाइट्रेट्स में एंड परमैंगनेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाता है हीट करने पर। नेक्स्ट, अगर हम थर्मल डीकम्पोजिशन कर रहे हैं किसी भी ऑक्साइड का, तो कोई भी ऑक्साइड स्पेशली मेटल ऑक्साइड्स वो ब्रेक डाउन हो जाती है, सॉलिड की फॉर्म में हमें वो मेटल मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग एस्केप आउट कर जाती है उसके अंदर से। नेक्स्ट, इसको प्रिपेयर किया जा सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम वो करवाते हैं डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर कोई मेटल, प्लेटिनम, निकल, तो उनकी प्रेजेंस में ये इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमें क्या मिल जाता है, H2O अलग मिल जाएगा एंड O2 गैस अलग मिल जाती है। ये कंपाउंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट, इसको प्रिपेयर किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं वाटर का, तब इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कैथोड पे जो हमें गैस मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है एंड ऑक्सीजन पर एनोड मिल जाएगी। ओके, अगर अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, इस हमें पता है ऑक्सीजन कैसी होती है, डाइऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है एंड वाटर के अंदर सल्यूबल होती है। ठीक है,
क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूबल है, यही एक मेन रीजन है कि जो मेराइन या फिर एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव कर पाते हैं, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। एंड इसके आइसोटॉप्स 3 स्टेबल आइसोटॉप्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज 16, 17 एंड 18। 17 एंड 18 बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होते हैं और वी कैन से ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन 16 ही मेन अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास हम रखते हैं वो कितना प्रेफर करते हैं, 16 प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था O2 किस तरीके से पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इसका पैरामैग्नेटिक नेचर सिर्फ और सिर्फ कौन सी थ्योरी के थ्रू पता चल पाया था, MOT थ्योरी के थ्रू पता चल पाया था। जनरली ऐसा देखा जाता है जितने भी इस तरीके के 2 डाई वाले जो कंपाउंड होते हैं, डाई एटॉमिक कंपाउंड, वो कैसे होते हैं नेचर में, डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन O2 की एक यूनिक एबिलिटी है कि वो कैसे कंपाउंड बनाता है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनाता है। और ये हमें पता कैसे चला था, MOT के थ्रू। MOT में ऊपर की तरफ 2 हमें इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, डाई ऑक्सीजन हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, सबके साथ वो रिएक्ट कर पाता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, जो हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो हाईली नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये डाई ऑक्सीजन इन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ओके, ये रिएक्शन है किस तरीके से वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। लाइक कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर फास्फोरस ऑक्साइड प्रिपेयर करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, या फिर कोई और ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सेस में प्रेजेंट है तो डाई ऑक्सीजन फॉर्म करता है, अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। एंड कोई भी एल्केन, इवन हायर एल्केन्स भी बर्न हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इसी तरह से कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस भी होती हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि वो और भी ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है कंपाउंड में। अगर हम ऑक्सीजन के यूजेस देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो ऑक्सीजन का मेन तो यूज यही है कि वो रेस्पिरेशन में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो प्रोड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन। एंड कंबशन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये कुछ ऑक्सीजन के यूज थे। क्वेश्चन, इनमें से कौन से मेटल के साथ वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम और आयरन। ठीक है, इथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर क्या फॉर्म करेगा, एंड एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होने पर क्या फॉर्म करेगा। कंप्लीट करनी है रिएक्शंस। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है।